सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज पीडीएम हुकूमत का आखिरी दिन था। अगर 16 माह पर एक नज़र डाली जाए तो सियासत के बाद मईशत छाई रही और मईशत में भी IMF प्रोग्राम जैसे कौम के बच्चे बच्चे को कह लें कि ज़ेनशीनी हो गया हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि IMF मुआहदे ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, वरना लोग पेट्रोल दवा के लिए कतारों में रुल जाते। जी तो वाकई वज़ीर आज़म को इस बात का भरपूर क्रेडिट जाता है। ये मुआहदे माजी में वज़ारत ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक की सतह पर हो जाया करते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ कि खुद वज़ीर आज़म को मुदाखलत करना पड़ी, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को बार बार फ़ोन घुमाने पड़े, हत्ता कि इस फिक्र में वज़ीर आज़म की नींदें तक उड़ गईं। सबसे बड़ा चैलेंज था इत्तेहादी हुकूमत के लिए कि किस तरह से मुल्क की तबाहल मईशत को सही समत पर डालें। मुल्क की माशी बहरान इस हद तक बढ़ गया था कि मुल्क को दिवालिया होने की बातें भी की जा रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हाल होगा, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। तो इस मखलूत हुकूमत ने मईशत को बेहतर बनाने के लिए मस्बत और मुश्किल फैसले किए, लेकिन अवाम को क्या और कितना रिलीफ मिला, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये हुकूमत बस चंद घंटों की मेहमान है, जिसके बाद मुल्क की जो बागडोर है वो निगरान हुकूमत के हाथों में होगी। लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत के हवाले से कोई फैसला हो ही नहीं सका, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि अब कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए तमाम जमातों ने अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वज़ीर आज़म को दे दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम दिए हैं। ज़राए क्या बताते हैं जी? ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम दिया है। और वज़ीर आज़म और कायदे इख्तिलाफ राजा रियाज साहब निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए कल मुलाकात करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास से अलविदाई खिताब करते हुए कहा कि इब्तिदा में बहुत से चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई और गुज़िश्ता फाशिस्ट हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया था। हमने इक़्तिदार संभाला तो सर मंडाते ही ओले पड़े। अच्छा, 16 महीनों में हुकूमत ने किसी भी सियासी मुखालिफ को नाजायज़ तंग नहीं किया और एक पार्टी के लीडर को सज़ा मिली और हमें इस पर खुशी नहीं है। किसी की सज़ा पर मिठाई बांटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे क्या होने जा रहा है? निगरान वज़ीर आज़म आखिर कौन होगा? इलेक्शन कब होंगे? सियासी मंजरनामा क्या होगा? अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन सी जमात सादा अक्सरियत हासिल करेगी भी कि नहीं? और PTI जो चेयरमैन है उनका मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका स्टूडियोज में आने के लिए। और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर एंकर पर से तजियाकार अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, तमाम खबरों पर आपकी गहरी नजर होती है, तो क्या खबरें हैं आज शहर इक़्तिदार में? चल क्या रहा था? देखिए, शहर इक़्तिदार में ज़ाहिर है यही चल रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म का आज रात या कल तक फाइनल हो जाएगा कौन होगा। फिर आज आपको पता है कि हंगामा खेज़ जनता अदालतों के अंदर चेयरमैन PTI की एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, उनके केस की 2 हाई कोर्ट में थी और ये सारे मामलात हैं। बाकी तो वज़रा जो है वो आखिरी लम्हे तक मसरूफ़ हैं, जिसने जहाँ से को पैसे शैसे पकड़े हुए थे, मतलब आखिरी लम्हे तक हो सकते हैं वो कर ली जाएँ। बाकी तो आप मुझे बताएं, इन 15-16 माह में कोई एक कानून आप मुझे बताएं जो आवाम के लिए किया होगा, आवाम के लिए कोई एक आसानी पैदा की हो। जो तबाही और बर्बादी इस हुकूमत ने 15-16 माह में की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में हुई हो। जो मायूसी इन्होंने मुल्क के अंदर फैलाई है और पाकिस्तानियों के लिए फैलाई है, वो शायद 76 साल पाकिस्तानी दौर में, पाकिस्तान की ज़िंदगी में पाकिस्तान का दुश्मन वो नहीं कर सका जो इस हुकूमत ने किया है कि हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोगों को जो इस वक्त मसाइल हैं, जिस तरह से बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, फिर उन्हें हेल्थ कार्ड ख़त्म करने के हवाले से जो तबाही और बर्बादी इन 16 माह में हुई है, मैं ये समझता हूँ कि अगर अगली खबर ना आई होती तो कल यौम निजात भी होता, यौम तशक्कुर भी होता। लेकिन लोगों के लिए खौफ ये हो गया है, यानी पहले लोगों ने कहा ठीक है यार 13 अगस्त तक ये हैं, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, इस मुल्क में रहा जा सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला है कि आगे ये 14 नहीं 16 जमातें इक़्तिदार में आ रही हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान और खटक साहब की पार्टी को मिला के ये 16 जमातें, तो लोगों की वो जो मायूसी पहले थी ना, जो लोगों को लगता था 13 अगस्त के बाद कम होगी, उसमें मजीद शिद्दत आ गई है। और अब आप देखेंगी कि और तेज़ी होगी लोगों की पाकिस्तान छोड़ के जाने वाले, क्योंकि ये हुकूमत जो इन्होंने 16 माह में किया है, ये इससे भी बदतरीन हालात पाकिस्तान के लिए दोबारा आगे करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि 16 महीने में बड़े चैलेंजेस थे और बड़े हमने जो चैलेंजेस हैं उनको हमने कबूल भी किया और हमने बहुत सी चीज़ें बेहतर भी की।
उन्होंने कबूल किया। हाँ, मतलब वो तो बड़ा वो 16 माह के क्रेडिट ले रहे हैं और वो सारा जो सारी वो जो मलबा है वो साबिका हुकूमत पे डाला जा रहा है। ये यहाँ असूल है, यहाँ पे मैं सिर्फ शहबाज शरीफ की बात नहीं करूंगी, जो आता है वो मलबा पुरानी हुकूमत पे डालते हैं, पुरानी हुकूमत करके चली गई थी, हम तो संभाल रहे थे। माजी का हिस्सा रहा ना, हर आने वाली हुकूमत जो है उसने जाने वाली हुकूमत के ऊपर मलबा डाला, लेकिन रियलिटी जो है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। रियलिटी ये है कि IT का काम आपकी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जो है उसको लेके चले, आपका ज़राअत का काम आपके अफवाज पाकिस्तान के सरबराह उसको लेके गए, आपकी मिनरल्स एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो आपके अफवाज पाकिस्तान के सरबराह लेके गए, SIFC का क़याम आपके अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने किया, आपके अफ़गानिस्तान के मामलात, आपके कबाइल के साथ बातचीत, आपके जो है वो इंटरनेशनल बातें तो छोड़ें, IMF के जो कर्जे जो डिफ़ॉल्ट की अभी आपने सारी वीडियोस वगैरह चलाई, जो पहली बात है कि डिफ़ॉल्ट तो एक न्यूक्लियर कंट्री को नहीं होने दिया जाता, ये बात तो तय है, ये सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अब आप ये बताइए कि जब IMF ने ये कर्जा दिया तो खुद वजीर आजम साहब जो है उसका क्रेडिट तो आर्मी चीफ को दे रहे हैं, उन्होंने तो इसहाक डार का नाम नहीं लिया, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, तो आर्मी चीफ का क्रेडिट हुआ ना, तो ये लोग सारे क्या कर रहे थे? इसका वो बड़ा मुझे पुराना 50-50 एक प्रोग्राम आया करता था जी। उसके अंदर वो कहते थे समीउल्लाह से गेंद कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, तो बाद में वो एक मजाकन उन्होंने बात की कि सारी टीम बाकी जो है वो चाय पी रही है, दोनों भाई खेल रहे हैं। तो हकीकत यह है कि आर्मी चीफ जो हैं वो हर जगह वही काम कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या काम किया? खुद छोड़ दें बाकी सारी बातों को, बिलावल की तकरीर उठा लें परसों की, उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि हम नाकाम हो गए, हमारे 16 माह नाकाम है, ये उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, कोट अनकोट। डॉन अखबार ने जो लीड लगाई वो क्या कहा कि इम्प्लोडेड। अरे सॉरी मैं आपकी बात काटी, लेकिन बिलावल ने अगले जो 30 साल है उसके लिए भी उन्होंने बात की, जरा उस पे भी कमेंट अगले 30 साल का ऐसे फैसले किए थे कि मरियम और बिलावल के और आगे जाके कुछ सालों में मुश्किलात पेश और देखें जी अगले फैसले जो है वो अल्लाह ताला करता है, हमारी अगली नस्लों के फैसले भी मरियम और उनके हाथ में फैसले करने वाला अल्लाह की जात है। लेकिन हकीकत यह है कि क्या मरियम और बिलावल के अलावा हमारे पास कोई बंदे का पुत्र नहीं है पाकिस्तान को इस टाइम पे? मैं अभी भी ये कहीं कह के आया कि तमाम लोग, कोई करता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करता है, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करता है, किसी ने चार्टर ऑफ पाकिस्तान किया है? किसी ने पाकिस्तान की हालत ज़ार के ऊपर देखा है? आप अभी बता रहे थे गरीब के आदमी की, गरीब का सत्यानाश हो गया है। किसी ने उसको पूछा है कि एक आदमी, तुम भाई ये सिर्फ अगर रोटी लगा लो ना, तो सिर्फ अगर एक खानदान रोटी खा रहा है 25,000 रुपए में गुजारा नहीं, खाली रोटी, बिजली, पानी, गैस, छत, उसके ऊपर दवा, स्कूल, तालीम, ये सब कुछ आप निकाल दें, गमी खुशी जी। रोटी खाली सूखी रोटी वो भी नहीं खा सकता, ये कैलकुलेशन में नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? डॉलर को कहां पहुंचा दिया? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी वजीर आजम ने अभी तकरीर में बोला कि हमने तो किसी को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी को जेल में नहीं बंद किया। खुदा का खौफ कर लें प्लीज, इतना झूठ ना बोलें जो मतलब बर्दाश्त ना हो सके। इस पर सदीक जन आपकी ट्वीट्स भी देख रही थी मैं, आगे इस पे बात करते हैं। अमीर अब्बास को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर, ये जो शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज साहब कल नाम पर मुशावरत करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म होगा कौन। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है जो फहरिस्त है उसमें असल उम्मीदवार का नाम ही ना हो। अमीर अब्बास, इतना राज और आखिर तक अब इतने राज में रखने का मकसद आपको क्या समझ आता है? क्या फिर वही बात है कि वाकई इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा अभी तक? जी, मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये कि अगर तो आपने निगरान वज़ीर आज़म इसलिए लगाना हो कि आपने बर वक्त इंतखाबात करवाने हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने, फिर तो आपको 25 करोड़ लोगों में से कोई एक तो शरीफ, कोई क्रेडिबल, कोई अपराइट, कोई डेड ऑनेस्ट इंसान अब तक मिल जाना चाहिए था। आज से एक हफ्ता पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस कर दिया था कि 9 तारीख को असेंबली हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इतने दिन थे, इन दिनों में आपको 25 करोड़ में से एक भी ऐसा इंसान का पुत्र नहीं मिला इन 10-12 दिनों में कि आपको असेंबली तो 2 दिन पहले डिसॉल्व करने की बड़ी फिक्र पड़ गई थी। असेंबली की मुद्दत भी आपने मुकम्मल नहीं होने दी, शायद किसी और की मसनूदी के लिए, लेकिन नाम आपके पास नहीं था। इसका मतलब है कि अगर आप नाम इस मकसद के लिए लाना चाहते थे कि वो आएगा और साफ शफाफ इंतखाबात करवाएगा और 60 या 90 दिनों में घर चला जाएगा, फिर तो नाम मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि जो आएगा वो आके इस टेन्योर को आगे कैसे बढ़ाएगा। वो मोहसिन नकवी जैसे वो 7 महीने वहां गुजार गया, आजम खान यहाँ 7 महीने गुजार गया, ये आके मजीद 7, 8, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, अब तो 2025 तक की बातें भी सुनने में आ रही हैं
इस शर्म से डूब पड़ना चाहिए। हम 2025 ये किसकी जुबान पे ये अल्फाज आ रहे हैं कि 2025 में इलेक्शन होगा? इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कर दी आपने, इतनी फ्रेजाइल कर दिया आपने पॉलिटिक्स, इतना वल्नरेबल कर दिया आपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को कि यहां लोग बैठ के ये तुक्के लगा रहे हैं कि फलां सन में जाके इलेक्शन होगा। तो जब आपका मकसद ये है कि आपने इलेक्शन को लटकाना है और फिर आपने उस अरसे के दौरान जिसको निपटाना है, जिसको फिक्स करना है वो फिक्स होगा, जिसके साथ को सेटिंग करनी है वो होगा, तो फिर जारी बात है आपको वक्त लग सकता है नाम टूटने की, इसलिए वक्त लग रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है सदीक जान, अभी कितना वक्त लगेगा? चलेंगे, निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम तो सामने आ जाएगा, जो आगे फिर नई हल्का बंदियां, अब ये कहते हैं फरवरी मार्च तक जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल तक जाएगा, फरवरी मार्च भी भूल जाएं। नहीं देखें, अगर फरवरी मार्च तक, जैसे अब्दुल्ला साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो ये बता रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला साहब ने वो पूरी बातें बता दी हैं कि यूएई से पैसे हों, सऊदी अरब से पैसे हों, IMF के साथ डील हो, SIFC वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से 1 विंडो, ये सारी चीज़ें, अगर सब चीज़ें आर्मी चीफ ने करनी है, मुझे बताएं ये 80 रुकनी 90 रुकनी काबीना हमने किस लिए रखी हुई? 87 वही सर, तकरीबन, मतलब कमाल है। ठीक है, करप्शन के लिए, लूट मार के लिए, अल्लल तल्ललों के लिए, ये हम क्यों इनका बोझ उठा रहे हैं? और आप लोगों की इजाज़त से मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी मसला भी होता है, सैलाब आ जाए फ़ौज को बुलाओ, ज़ल्ज़ला आ जाए फ़ौज को बुलाओ, हर मसले का हल तो फ़ौज ने करना होता है। देखिए, इसलिए अब खुद शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया ना कि अंडरपास तक, ओवरब्रिज तक, पुल तक, इस सब में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का किरदार है। तो शहबाज शरीफ क्या करने आए थे? ये सब करप्शन केसेस माफ करवाने के लिए आए थे जो इन्होंने कराए। इन 16 माह में नैब खत्म की थी ना, क्यों? बिल्कुल अपने की वजह से। तो देखे ना, आप कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनकी कोई अच्छाई, आपको अच्छाई बर्दाश्त नहीं हुई सर, वो तो उनकी कारकर्दगी। अगर ये देखें, मरीम नवाज को बरी कराया गया, शहबाज शरीफ को बरी करवाया गया, हमजा शहबाज को बरी करवाया गया, सलमान शहबाज को बरी करवाया गया, इसहाक डार साहब जो इश्तिहारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, उनको वापस लाया गया वज़ीर-ए-आज़म जहाज़ में। सबकी करप्शन केसेस खत्म हुए। अब जो करप्शन हो रही है ये आइंदा आप एहतसाब नहीं कर सकेंगे। इतना कुछ तो नहीं किया, कहने कुछ भी नहीं किया। ये क्रेडिट है। मियां नवाज जो पाकिस्तान आना नहीं चाहते उनको पासपोर्ट दे दिया, मरीम नवाज साहब को सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया, इन्होंने खूब जो है वो अपने मजीद असासे जदादे सब कुछ किया, अपने बंदे लगाए। और इन 14 जमातों का 16 माह में कोई एक मौका बता दें कि कोई जमात इस बात पे नाराज हुई हो कि भाई आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, अब मैं वोट नहीं दूंगा, आपने डीजल महंगा कर दिया, अब मैं वोट नहीं दूंगा, आपने फलानी चीज़ महंगा, अब मैं वोट नहीं दूंगा। आज मैं देख रहा था मिंगल साहब का फिर बयान आ गया, लापता अफराद का दर्द उनके पेट में मरोड़ उठने लगे लापता अफराद के, कि इस दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा लोग लापता हुए। 16 माह में एक बार बताएं कि अक्सर मिंगल साहब ने यह कहा कि मैं इस कानून साजी के ऊपर, इस बजट के ऊपर, इस मामले पर मैं वोट नहीं डाल रहा, पहले लापता अफराद को बाज़ेब करवाया जाए। वजारतें इंजॉय की, ये लोग माल बनाते हैं, ये लोग करप्शन करते हैं, ये लूट मार करते हैं, ज़ाती मफादात हासिल करते हैं, फिर जब इनका इक़्तिदार जाता है फिर इनको लापता अफराद भी याद आ जाते हैं। तो मरीम नवाज साहब बने, वो मुदस्सिर नारू जो हैं, उनके बेटे को गोद में बिठा के बड़ी तस्वीरें बनवाई थी, बलोचिस्तान के तलबा के पास भी पहुंच जाती थी, रियासती इदारों पर भी हमले करती थी। अब बताएं कि 16 माह में कितनी बार वो लापता अफराद के पास गई हैं। तो ये सब ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ बंद करें, लोगों को जाहिल मत समझें, लोग अब बेवकूफ़ इनके हाथों नहीं बनेंगे। ठीक है जी अब्दुल्ला साहब, बाकी सदीक की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जब ये नाराज़ भी होते रहे, इन्होंने कोई गिले शिकवे भी करने होते, वो भी अपनी ज़ाती मफादात तक महदूद होते थे, अवाम के लिए नहीं होता था। अवाम तो आज भी आटे और चीनी के लिए कतारों में लगी नज़र आती है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ हुए पिछले दिनों में, तो इस बात में नाराज़ है कि दुबई मुलाकातों में मुझे आप लोगों ने मुझे लूप में नहीं रखा, मेरे बगैर मुलाकातें हो गई। पीडीएम जिस दिन बनी थी ना, उस दिन तो उसके मकासद कुछ और थे ना। उसका तो मकसद ये था कि उनका जो एक कॉमन एनिमी था उसको उन्होंने जिसको कहते हैं ना, उसको फेस करना था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब जूं वो पीटीआई की तलवार उनके ऊपर कम होती रही, तू उनके आपस के जो खिलफिशार थे वो सामने नजर आना शुरू किए। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आप देखना ये किस तरीके से एक दूसरे की जो है इज्जतों को पामाल करेंगे, शरेआम जो है नीलाम करेंगे। पंजाब में नून लीग इनको इजाज़त नहीं दे रही। आप आटे और चीनी की कतारों की बात कर रही हैं, वो पहले पैसे हैं जिसके पास जो आटे और चीनी की कतारों के लिए जो खड़े हों, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो एक जो है चीनी खरीद सकें, आटा खरीद सकें। बात तो ये हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा आज कि वो जी प्रोटोकॉल नहीं लेने चाहिए और फलाना, और रात को भी झंडों की गाड़ियां, ये आखिरी दिन इनको याद आ रहा है। इसके पहले इनको याद नहीं आया कि ये प्रोटोकॉल ख़त्म करें। अच्छा, फिर अमीर अब्बास साहब ने बात की कि ये सारे जो दरमियान में जो फ्रेजाइल हो गई है बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है,
क्यों उस दिन फ्रेजाइल नहीं हुई थी जिस दिन वो कहते थे 29 बिल हमने जो है एक दिन में पास कराए, और जब तक कि हम इदारों को नहीं बुलाते थे और इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद नहीं लेते थे उस दिन तक हमारा कोरम ही नहीं पूरा होता था, हम बिल नहीं पास करा सकते थे। उस दिन भी जो है वो डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ था। उस दिन कौन सी डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हुआ? उस दिन भी डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ जिस दिन तमाम पार्टियों ने मिलकर ये कहा कि 90 दिन से 106 दिन के ऊपर सेटल कर दिया। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? 106 दिन के अंदर कौन सा आईनी जो है वो तकाजा पूरा हुआ था? तो ये आइन को तो रोजाना जो है पामाल किया गया। आपकी हाकमियत है अल्लाह अल्लाह की है, कुरान की है। ये अभी आर्मी चीफ साहब ने जो है वो ग्रैंड जेरगे के अंदर खिताब करते हुए बोला, मुझे खुशी की बात है पहली दफा इतने जो जनरल परवेज मुशर्रफ का जब से दौर शुरू हुआ उससे पहले ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का नारा लगाया जाता था, उसके बाद तो किसी आर्मी चीफ ने नाम नहीं लिया। अल्लाह का शुक्र है इन्होंने बात की है, जहाद की बात की है, लफ्ज़ जीम बोलना बंद हो गए थे। ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिए। और फिर ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है और ये कौन सी पॉलिटिकल जमातें हैं जो एक खातून को जो है वो ट्रोल करती हैं? आप उसका शिकार नहीं है? क्या सच नहीं बोला था? क्या गलत बोला था? बात तो यह है कि डॉक्टर फिजा ने अगर गलत बोला है तो बिल्कुल डॉक्टर फिजा को जो है वो लेके जाना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर फिजा सच बोल रही है तो उसको जो है उसकी इज्जत को उछालो, क्योंकि सोशल मीडिया का टूल आपके पास आ गया है। आप जो है वो क्या इस्लामी तौर के ऊपर जो है आपको इजाजत है? क्या आपकी इखलाकी तौर पर आपको इजाजत है? क्या आपकी मशरकी रवायात आपको इजाजत देती हैं? ये नहीं है। आप देखें मेरी बहन है, छोटी हैं, मैं ये सिर्फ कहता हूँ किसी के लिए भी, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो डॉक्टर फिजा हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो कोई और हो, उनकी एक हमारा जो मशरकी रवायात इस्लामी तालीमात हैं उनको उस हदूद के अंदर हमें रह के बात करनी चाहिए। बात इस पे होनी चाहिए कि जो आपने किया वो गलत था या सही था, इसके ऊपर हम बात जो है वो एक और कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं विच इज टोटली अनफेयर। आई थिंक डेमोक्रेसी जो है इट नीड्स टू बी रिवाइव्ड। मेरे ख्याल में जो हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका फेलियर एविडेंट है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो फेल हो गया, ये हकीकत है, पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है। लेकिन क्या चाइना का बेहतरीन मॉडल आपके सामने नहीं है? दुनिया में तरक्की कर रहा है, कितनी बड़ी पार्टी है, क्या निजाम चल रहा है? ठीक है, मुझे ब्रेक का काजर है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर अब्बास, सदीक जान और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ब्रेक से पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब कुछ फरमा रहे थे और सदीक आप कुछ ऐड करना चाहते, मुझे ब्रेक का कहा गया था। जी बिल्कुल। मैं अमीर अब्बास साहब के पास जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था। देखें आज फाज शहबाज साहब ने ना वो बताई पूरी लिस्ट जो इशाइया है जो आज खाना खाना है पार्लियामेंटेरियंस ने, 17 किस्म की डिशें। और अभी मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आपको पता है हम जिस बैकग्राउंड से हैं इतने कुछ खाने ऐसे जिनका नाम भी पढ़ना नहीं आ रहा, तो मैंने कैसे ये ना वो मजाक बनता रहे, वो फिर वीडियो क्लिप चल रहा हो कि इसको तो उर्दू के ये नाम पढ़ने नहीं आते क्योंकि ऐसी ऐसी डिशेज हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊं अमीर अब्बास साहब, ये जिस कौम के हुक्मरान है ना उसमें से मेजोरिटी को उन डिशेज के नाम नहीं आते होंगे। मैं अमीर अब्बास साहब के सामने एक मामला रखना चाहता हूँ कि अमीर अब्बास साहब आज मेरे घर के साथ ये इधर जब मैं गया यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, और ये वो यूटिलिटी स्टोर है जो जब आप रेड जोन से निकलते हैं ना, जो सबसे पहला यूटिलिटी स्टोर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस पे 3:21 पे मैं गुजरा वहां से, तो अचानक मैंने देखा ऐसे जैसे भगदड़ नहीं मच जाती, लोग एकदम भागे। मैंने कहा क्या हुआ है? तो लोग जो है ना वो भागे ट्रक देख के कि आटे का ट्रक यूटिलिटी स्टोर पे आया है। और इस पे हमने पहले भी स्टोरी की थी, ईद से पहले सुबह 6 बजे लोग आते हैं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, और 6 बजे सुबह आते हैं, लाइनों में लगते हैं, बैठते हैं। और मैं आपको ये बात ऑन ऑफ कह रहा हूँ, 3:21 पे वो दोबारा भगदड़ मची, लाइनों में लगे। मेरी एक मसरूफियत थी, मैं कहीं गया, जब मैं वापस आया 4 बजे का टाइम था, अभी तक लोग लाइनों में लगे हुए थे। और ईद से पहले जब हमने स्टोरी की थी, ईद उल अज़हा से एक दिन पहले, लोगों ने बताया था कि ये जो लाइनों में लगे हुए लोग हैं, आधी लाइन को आटा मिलता है, आधी घर वापस चली जाती है खाली हाथ। लोगों को उस दिन वो अपनी जॉब पे, मजदूरी पे नहीं जा सकते जिस दिन आटा लेने आते हैं। आटे की क्वालिटी भी बहुत जो है वो खराब है। और ईद से पहले शर्त रख दी गई थी, ईद उल अज़हा से पहले, कि जो आटे का गट्टू लेना चाहता है उसको एक पैकेट जो है वो खजूरों का लेना पड़ेगा। और वो खजूरें थी जो बाहर से कहीं से हमें आई थी, अतिया, वो इधर इन्होंने रखी हुई थी ताकि वो बची थी माह रमजान की, और ईद उल अज़हा तक वो जो है वो बेची जाती रही वो खजूरें। ये हालत है। एक तरफ रेड जोन के अंदर 17 खाने, और जिन लोगों से वोट लेके हुकूमत कहती है कि हम उनके नुमाइंदे हैं, उनके लिए हम इक़्तिदार में आए हैं, वो लोग आज भी सुबह 6 बजे के आए हुए
और शाम 4 बजे तक लाइनों में लगे रहे और 4 बजे तक भी आटा सबको नहीं मिला होगा। मीर अब्बास साहब, ये हालात है आपके शहर इक़्तिदार के। बाकी अब सऊद पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK के बैकवर्ड इलाकों में क्या होता होगा? ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता था मैं कपड़े भेज दूंगा आटे के लिए। जी मीर अब्बास साहब, जरा इस पे भी आप कमेंट तो भेज दिए ना कपड़े, अवाम के कपड़े भेज दिए। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो अमीर अब्बास की जो डिशेस थी, इनमें लबनानी बोटी, टर्किश कबाब, इस किस्म की डिशेस थी। और यहाँ पे जो अभी बता रहे हैं कि कौम का जो हाल है, जो सदीक जान ने बताया, क्या कहेंगे आप? पंजाब में अगर सफर करें या आप सिंध के दही इलाकों में जाएं या आप बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाएं, आपको जो तंजन कहते थे ना लोग, अचार से रोटी खाते हैं, आज लोगों के पास अचार से रोटी खाने के पैसे नहीं है। डॉक्टर साहिबा, ये सदीक यहाँ जो जिस ट्रक की बात कर रहे हैं जो आटे से भरा हुआ आया, रमजान में मोहसिन नकवी ने शोबदाबाजी दिखाने के लिए 12 लोग मार दिए ट्रक की लाइनों में लगाकर। 12 लोग मार दिए 20 किलो के थैले के लिए। इस बात का जश्न मना रहे हैं, आज रात ये खाने खा रहे हैं। जिस पार्लियामेंट के इख्तिताम पर ये जश्न मना रहे हैं, जैसे ही ये हुकूमत इक़्तिदार पे आई, इन्होंने आते साथ सबसे पहला काम ये किया कि नाकूब के कानून को तब्दील करें, इससे पहले कि हम ये जो हमारे हाथ मौका है ये मौका जाया हो। और आज आखिरी दिन जाते जाते इन्होंने शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज साहब, इनकी 15 प्रॉपर्टीज जो फ्रीज हुई थी नैब स्कैंडल के अंदर, आज जाते जाते इन्होंने वो 15 प्रॉपर्टीज की फ्रीज करवा दी। इस बात का जश्न मना के जा रहे हैं। महंगाई तारीख की बदतरीन सतह पर छोड़कर जा है। जान अदम एतमाद इस निजाम के ऊपर एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी होता है दुनिया में कि कौन सी कौम कितनी खुश है, कितनी खुशहाल है। आप उस हैप्पीनेस इंडेक्स में उठा के देखें कि पाकिस्तानी कौम आज अपनी खुशी का इजहार किस तरह कर रही है। ये उस बात के ऊपर ये आज इतनी बड़ी जियाफत और इशाया करके जा रही है। ये होता यूं है कि जब मुंतखब लोगों में और अवाम में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो जाए, जब इन असेंबली में बैठे हुए लोगों को ये मालूम हो कि इन से तो हमने वोट लेने नहीं है, इन्होंने तो हमें मुंतखब करके नहीं भेजना, हमें तो वोट कहीं और से मिलने हैं, हम तो काम करें ना करें हमने तो फिर भी मुंतखब होना, हम पार्लियामान चलाए ना चलाए हमने फिर भी मुंतखब होना। इसी असलम भूटानी, इन्हीं का इत्तेहादी, जो पहले इमरान खान का भी इत्तेहादी थे गवर्नर से, असलम भूटानी ने इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था? सरदार अख्तर मेंगल ने इसी पार्लियामेंट में खड़े होकर इसी दौर के इसी शहबाज शरीफ के इत्तेहादी होते हुए क्या कहा था? मोहसिन दावड़ ने इसी पार्लियामान में इनके इत्तेहादी होते हुए खड़े होकर क्या कहा था कि ये पार्लियामान किस तरह से चलाई जाती है। तो ये किस बात का आज इशाया करके जा रहे हैं? जब बेशरम बेहिस लोग हो जाएं और डिस्कनेक्ट हो जाएं वो लोगों के साथ, और उनको मालूम हो कि इनकी तो 2 टके की औकात है, इनसे ना तो हमने इनके पास वोट मांगने जाना है, ना हम इनके वोट से मुंतखब होकर आए। इनको बिठाता भी कोई और है, इनके वोट भी कोई और दिलवा देगा। पहले भी ऐसे होता रहा है, ये भी इसी तरह से आए थे, और अब जो आगे इलेक्शन होगा वो भी इसी तरह से होगा। तो फिर ये स्पाइनलेस किस्म की मखलूक बन जाती है, फिर इनको कोई परवाह नहीं होती। ठीक, अच्छा जी अब्दुल्ला साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मज़हब की बात की जाती है, जिस तरह जमहूरियत की भी बात की जाती है, तो जमहूर को सबसे पहले साइड लाइन किया जाता है, कॉर्नर किया जाता है, खुले लाइन लगाया जाता है। जमहूर यानी अवाम, लेकिन अवाम को ना रोटी मिल रही है, ना छत मिल रही है, अवाम लाइनों में खड़े हुए हैं आटे के लिए। और जिस अभी सदीक ने बताया, यकीन जाने मेरी आंखें नम होगी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था, और तमाम नाज़रीन के ये तासुरात होंगे, हम समेत। इस्लाम हमारा क्या कहता है? अगर हम खुलफा राशिदीन को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि फ़रात के किनारे पे कुत्ता भी मर जाए तो मुझसे पूछा जाए, क्योंकि हाकिम वक्त जो होता है वो जवाब दे होता है। तो यहाँ पे तो लोग भूख से कितने मर रहे हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को जहर पिला दिया, खुदकुशी कर ली। वो लास्ट मोमेंट कैसा होगा जब माँ ने मजबूर होकर के बच्चे को भूखा नहीं देख पा रही 2 दिन से 3 दिन, उसने कहा मार दो इसको, खुद भी मर जाओ। क्या कैफियत होगी इस माँ की? कौन जिम्मेदार है? किससे पूछा जाए? कौन लेगा जिम्मेदारी? नहीं, यहाँ जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है ना। असल बात यह है, यहाँ आपके जो अभी अमीर अब्बास साहब ने बहुत सही बातें कही, जश्न मनाया जा रहा है। 450 हमारे जवान और अफसरान शहीद हो चुके हैं अफवाज पाकिस्तान के 1 जनवरी से लेके अभी तक।
इसका जश्न मनाया जा रहा है। इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि हमारे सैकड़ों पुलिस वाले जो है वो शहीद हो चुके हैं। इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो इतनी मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। बॉर्डर आपके जो है वो उनके ऊपर क्या हालात हैं, मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर के ऊपर क्या बात करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस्लाम का नारा जिसने भी लगाया, अफसोस की बात है कि उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अगर रियासत मदीना बनाई तो रियासत मदीना के अंदर क्या सूद का कारोबार जायज़ था? क्या सबसे पहले रियासत मदीना के अंदर सूद का कारोबार ख़त्म नहीं करना चाहिए था? और इसी तरीके से जो माजी के अंदर जिन लोगों ने किया, या अब ये हुकूमत जो बात करती है, कौन से इस्लामी इक़दार, फॉर गॉड से कौन से इंसाफ के तकाजे जो हैं वो गरीब के लिए फ़र्क है, अमीर के लिए फ़र्क है। रियलिटी यह है कि लोगों को आज अदलिया पे एतबार नहीं रहा, आज लोगों को सहाफ़त पे एतबार नहीं रहा, आज लोगों को मईशत पे एतबार नहीं रहा, हुकूमत पे एतबार नहीं रहा, सियासत पे एतबार नहीं रहा। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसको अगर हमने फौरी तौर पर एड्रेस नहीं किया, और जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर फिजा ने शुरू में बात की अपने इंट्रो में जी, वो ये कि जी बात हो रही है कि जी क्या ये 2024 को इलेक्शन होगा। वो मुल्क का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे गरीब की 2 वक्त की रोटी है, उसको इंसाफ है। मैं आपकी बात में कुछ ऐड मेरे दोस्त हैं जिनके 2009 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमे के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि डेट मिल जाए। 2009 से 2023 हो गया, उसकी हेयरिंग नहीं लग रही। और कुछ लोग हैं जिनकी हेयरिंग अभी शाम को करते हैं तो सुबह लग जाती है। कौन से आप किसकी बात कर? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक अहम सवाल उठा दिया सदीक आपके पास है, फिर अमीर बस ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी कि इंतखाबात, जाहिर बात है हमारा राइट है, हमने वोट देना है और इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पर होने चाहिए। आइन बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है। और अब जो चले नई हल्का बंदियों का मामला है, फरवरी मार्च तक मामला जाते हैं, उससे आगे चला जाता है, तूल पकड़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, जिसे हमने पंजाब KPK में देखा। कोई भी वजह पर सामने आ जाएगी, जारी बात है, और वो गैर आइनी भी होगी, लेकिन उस पर भी बहस फिर हम करते रहेंगे टीवी प्रोग्राम्स में कि गैर आइनी लेकिन हो रहा है, उसको भी जस्टिफाई कर रहे होंगे। लेकिन सदीक जी, बात वही है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि मसला इलेक्शन सिर्फ नहीं है। इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या स्टेबिलिटी आएगी? इलेक्शन के बाद क्या लोग, ये जो आपने भी पूरा बताया कि ये आप रेड जोन के पास देखकर आए, क्या ये सूरत हाल कंट्रोल में आएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी, लोगों को घर में रोजगार के मौके मिलेंगे, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? देखें, बात यह है कि जो अब बता दिया गया ना, यानी बहुत से लोग हमें ये बता रहे हैं कि जी तय हो गया कि अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है और 16 जमात इक़्तिदार में आएंगी। अगर तो ये तय हो गया है तो फिर इलेक्शन ना करवाना ही बेहतर है, क्योंकि देखें ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको देख के लोगों के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं। आप माइक लेके जाएं, सिर्फ इनकी तस्वीरें लोगों को दिखाएं और रिकॉर्ड करें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अगर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करेंगी, आप 10 मिनट नहीं निकाल सकेंगे उसमें से। ये लोगों के अल्फाज हैं इनके बारे में, ये जज्बात हैं लोगों के इनके बारे में, आप नहीं चला सकेंगी। वो 120 मिनट में से 10 मिनट नहीं निकाल सकेंगी आप। ये लोगों के इस वक्त इनके लिए जज्बात हैं। अगर इनको दोबारा लाना है, फिर बेहतर है फिर ना करवाएं इलेक्शन, उससे यही बेहतर है कि जो ऑप्शन क्या आपकी नजर? देखिए, मसला ये है कि देखिए इलेक्शन तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आइन के प्रीएम्बल में क्या लिखा गया कि हकमियत अल्लाह ताला की होगी और जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाए जाएंगे। लेकिन मुंतखब नुमाइंदे इस तरह के नहीं जो जिस तरह से इनको ये फिर आए और जो फिर इन्होंने किया। सदीक साहब, उसमें एक और बात भी लिखी है, कुरान और सुन्नत से बालादस्त कानून भी नहीं होगा, उसके ऊपर भी जरा बात करें ना जी। तो देखें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस तरह का मसला तो ये है ना कि आप जिस तरह से ये बातें की जा रही है कि इनको दोबारा लाया जा, तो वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 16 माह तसल्ली नहीं हुई। चले, मैं एक यही सवाल है कि अमीर अब्बास ये जो सदीक जान कह रहे हैं कि ये 16 जमातें जब आएंगी और दोबारा ये आएंगे, तो फिर ऑप्शन क्या है? दोबारा फिर कौन आएगा आपकी नज़र में? और दूसरी बात, इख्तियारात की बात हो रही थी, निगरान हुकूमत के पास कितने इख्तियारात होंगे आपके मुताबिक? और ये साल तक तूल पकड़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। बल्कि अब्दुल्ला साहब उस दिन आप बड़ा मतलब मजाक की सेंस में बात कर रहे थे, किसी ने कहा जी नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? आपने कहा हो जाएंगे, लेकिन नवंबर 2024 होगा, 2025 होगा, क्या होगा? तो बताए तूल पकड़ जाता है तो निगरान हुकूमत के इख्तियारात फिर क्या होंगे? क्या देखते हैं आप अमीर अब्बास? हम प्रोग्राम्स फिर करते रहेंगे, ये गैर आईनी है, ये हो रहा है, ये आईनी नहीं है, कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इंतखाबात ना करवाएं तो उससे क्या होगा और इंतखाबात करवाने से क्या होगा? इंतखाबात है क्या? इंतखाबात दरअसल एक मशीन का नाम है। एक
एक ऐसी मशीन कि जब आप उसको ऑन करते हैं तो लोग अपना गुस्सा, अपना रिएक्शन हुकूमत के खिलाफ, निजाम के खिलाफ उस मशीन के जरिए से निकालते हैं जी। अगर आप उस मशीन को बंद रखें तो लोगों के अंदर घुटन और हब्स बढ़ता चला जाता है। फिर वो होता है जो ईरान में हुआ था 1979, फिर वो होता है जो फ्रांस में हुआ था 1779, फिर वो होता है जो चीन में हुआ था 1949, फिर वो होता है जो वियतनाम में हुआ था, फिर वो होता है जो अरब स्प्रिंग में 2011 में ट्यूनिस से लेकर और हुस्नी मुबारक तक हुआ। तो खुदा के लिए ये जो एक मशीन है लोगों के अंदर गुस्सा निकालने की, जैसा तैसा भी है, 5 साल के बाद लोग, अगर ये प्रोसेस चलने दिया जाता तो शायद आप किसी मंजिल तक पहुंच जाते। अगर आप हर 5 साल के बाद इस मशीन को उखाड़ के फेंक देंगे तो लोग कैसे निकालेंगे अपना गुस्सा? फिर बाहर निकलेंगे, फिर जो कुछ होता है वो देख रहे हैं आप इसको। फिर वो कभी 9 मई हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा। तो इलेक्शन या तो हम तय कर लें कि भाई इस मुल्क में आइंदा से कोई डेमोक्रेसी नहीं, इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना एक 1 पार्टी रूल है, खबरदार को बोला। या आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में कोई मोहम्मद बिन सलमान है, बादशाह है, माई बाप सवाल ही पैदा नहीं होता, 7 पुश्ते कुर्बान। आप तय कर लेना कि है क्या। ये मुनाफकत ना करें। बाहर बोर्ड लगाया हुआ है इस मुल्क के कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की एक बुढ़िया रहती है, और अंदर आके देखते हैं तो यहाँ पे फाशिस्ट किस्म का निजाम हमने बना दिया। इस मुनाफकत को खत्म कर, जो कुछ हुआ है इस 1.5 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर, कुछ सोच सकता था क्या? पर किसी ने बिगाड़ लिया, अदालतों ने क्या बिगाड़ लिया, मीडिया ने क्या बिगाड़ लिया, दानिशवरों ने क्या बिगाड़ लिया, सुकरातों बुकरातों ने क्या हो गया? जो जिसने तय करना था कि ऐसा होगा वो हो गया। तो ये भी तय कर ले फिर कोई ना कोई इस मुल्क में बैठ के, जिसके पास भी तय करने की पावर है कि नहीं होगी जमहूरियत, तो नहीं होगी भाई, खत्म कर दे। ये तीतर बटेर वाला खेल तो ना करे ना, फिर लोग भी सररेगू हो जाएंगे इस निजाम के साथ। कोई नहीं निकलता ना मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, कोई नहीं निकलता ना मोहम्मद बिन जैद के खिलाफ, निकले ना कोई। लोगों को पता है कि बादशाह था, किसी को तकलीफ हो वहां से निकल जाए, यूरोप में चला जाए, वहां जिंदगी गुजार ले, अगर उसको आजादी का शौक। तो या तो आप तय कर ले कि इस मुल्क में ये निजाम नहीं चल सकता, हमें मुमकिन है वो निजाम बहुत कामयाब हो जाए। हो सकता है अगर इस मुल्क में कोई बादशाह बना दी जाए, इस मुल्क में कोई कम्युनिस्ट पार्टी बना दी जाए, हो सकता है इस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी बना दी जाए, शायद वो बहुत कामयाब तजुर्बा हो जाए। तो कर ले वो तजुर्बा फिर, लेकिन ये ना करे ना कि ठीक है। अमीर अब्बास, सदीक जान, फिर वो जो तजुर्बा होगा आपके मुताबिक, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, मैं तो जो बात मैंने पहले कही कि देखें, इनका एक मसला भी है ना, ये 14 जमातें जब होती हैं इक़्तिदार में और उनका किसी बात पे इत्तेफाक नहीं होता, और इनका तो जो मामला था, इनके तो मामलात ही कुछ और थे और वो अभी भी हैं। ये हर बात पे लड़ते रहे, हर बार। मुझे बताएं, क्या उस दिन काबीना का हंगामी इजलास नहीं होना चाहिए था जिस दिन हमारे 400 लोग वहाँ पे कश्ती में जो है वो डूब गए? क्या उस वक्त नहीं इजलास होना चाहिए था? लेकिन कब इजलास हुए हंगामी, आप उठा के देख लें। और ये उजलत में जाते जाते इतने बिल पास हुए, से कौन सा बिल है जो आवाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था? जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करनी थी, कोई और ऐसा मामला आया जो इनके जाती मफाद या इक़्तिदार के बचाव के लिए मामला था, उस पर रात को भी इन्होंने कभी ना इजलास किया, छुट्टी के दिन भी बैठे। जो अमीर अब्बास साहब ने जिक्र किया, 12 लोग आटे की लाइन में लग के और उनकी जानें चली गई, और टोटल आटे और राशन इनके मिला ले तो 35 से 40 लोग हैं। क्या उस पर नहीं होना चाहिए था हंगामी इजलास? ये यूनान का इश्तिहार पे नहीं होना चाहिए था? लोग जिस तरह से खुदकुशी कर रहे हैं उस पर नहीं होना चाहिए था? जो महंगाई होगी उस पर नहीं होना चाहिए था? ठीक है, मसला ये है, एक मरतबा भी हंगामी इजलास अवामी इशू पे नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब, उजलत में इतने बिल पास किए जाती जाती हुकूमत ने, उसमें अवाम के लिए क्या था? मैं यही कह रहा हूँ कि अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं था। आप कह रहे हैं हंगामी इजलास, तो माजी की हुकूमतों में कौन सा इजलास हुआ? कोविड आया, हंगामी इजलास हुआ क्या आपका टिड्डी दल आया, आपकी सारी फसलें खा गया, आपका हंगामी इजलास हुआ? कश्मीर पाकिस्तान से जो है वो उन्होंने गस्ब कर लिया, आपने हंगामी इजलास किया। किस हंगामी इजलास की बात कर रहे हैं जी? मतलब क्या कुछ नहीं हो गया? सैलाब आया तो आपने कौन सा हंगामी इजलास किया? यहाँ वो किसी को पाकिस्तान के हवाले से, मैंने वही कहा एक बार, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई बात नहीं करेगा। यहाँ ज़ाती मफादात की बातें होंगी, मैं, ये हमारी इतनी ही पस्त सोच है। मसला यहाँ यह है कि अमीर अब्बास साहब ने जिन ममालिक का जिक्र किया,
क्या वो इलेक्शन ना होने की वजह से वहां ये सारे जो है वो स्टीम आउट हुए थे लोग? वहां मसाइल और थे। इनकलाब फ्रांस क्यों आया? क्या ईरान का जो है वो इनकलाब किस लिए आया था? क्या और फिर जहां बादशाहतें कायम हैं या जहां बाकी मामलात हैं, अमेरिका में 2 पार्टी रूल है, आपके सामने है, देखें जैसा भी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन चल ही रहे हैं ना किसी सूरत। मसला यहाँ यह है कि जमहूरियत के अलावा जब दुनिया में जमहूरियत जिसकी मेरे ख्याल में 350 पौने 400 साल से ज्यादा उम्र नहीं है, तो क्या दुनिया में उससे पहले कोई दुनिया चल नहीं रही थी? अगर पाकिस्तान की तारीख देख लें, जब जमहूरियत आई है, आप मुझे बताएं तरक्की की राहें बंद हुई हैं या कम हुई हैं? आप निकाल लें ना। आप ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने जब तरक्की की है मार्शल लॉज के दौर में की है। मुझे अफसोस से मैं कोई इसको नहीं कह रहा, लेकिन मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं हो रही हैं हमारे यहाँ, इनको हमें गौर करना पड़ेगा। हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। हमें एक सिस्टम जो भी हम करें हमें अपना लेना चाहिए। और फॉर गॉड सेक आम आदमी को हमें जो है वो मेरे ख्याल में उसकी जख्मों पे मरहम रखनी चाहिए। अगर ये ना हुआ तो फिर अमीर अब्बास साहब की जो बात है वो बिल्कुल। अमीर अब्बास, मेरे पास वक्त की कमी, क्लोजिंग का कहा जा रहा है 30 सेकंड जी, जल्दी से कह दीजिए जो कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ गुल साहब से जानना चाह रहा हूँ कि वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जमहूरियत हल नहीं है, जमहूरियत को खत्म करें, पर कोई हल तजवीज करे, हो सकता है हमारी रहनुमाई करें। जी, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये कोई नीलम परी नहीं है कि हम इसी के साथ जो है वो सारी जिंदगी गुजार दें। आम आदमी से पूछें, आम आदमी को जमहूरियत चाहिए या रोटी चाहिए? चलें, क्या निजाम क्या होना चाहिए? इस पे मेरे ख्याल से मैं दोबारा प्रोग्राम करने की निजाम आपका आइन के अंदर पिन्हा है। अल्लाह की हकमियत को कायम करें और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करें। ऐसी की चलिए मेरे पास एक और प्रोग्राम करते हैं, वक्त की कमी है। ये डिबेट मेरे ख्याल से काफी लंबी है और मेरे ख्याल से यही पैनल होगा, तीनों हम और मैं और आप तीनों, और हम किसी दिन दोबारा पढ़ें और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।